नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। रासायनिक बलगतिकी का वन शॉट देखते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज आपका समय कम समय में ये पूरा का पूरा हो जाए और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। थोड़े स्पीड ज़रूर रहेगा, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में जाने वाले हैं तो इन बातों को समझेंगे और जैसा लिखा हुआ है बेटा एग्ज़ाम में वैसा ही लिखेंगे। अगर कोई प्रश्न मैं करा रहा हूँ या कोई टॉपिक करा रहा हूँ, पूरी कोशिश करिएगा वैसे ही पढ़ाई करिएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रासायनिक ऊष्मागतिकी क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात का याद रखते हैं, रासायनिक बलगतिकी का मतलब होता है रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे उसकी अभिक्रिया की स्पीड को दर्शाने वाला, तथा उसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में यही मतलब हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं कि अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लिख दिया है, तो याद रखना, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन और क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म। फिर बात करते हैं यहां पर सक्रिय मात्रा। एक शब्द आता है भैया हमारे पास कि सक्रिय मात्रा क्या होता है। इस विज्ञान में सक्रिय मात्रा को जानना बहुत जरूरी है। हम एकदम सीधा जंप नहीं करेंगे, एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सक्रिय मात्रा समझ लो, सीधा सीधा है ये मोलरता, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी 1 लीटर में किसी पदार्थ की मोलों की संख्या उसकी सक्रिय मात्रा कहलाती है। और सक्रिय मात्रा को हम किससे दर्शाएंगे? इसे बड़ा ब्रैकेट से दर्शाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव मास ऑफ, किसी भी पदार्थ का एक्टिव मास की बात करते हैं। यानी मैं कहता हूं कि यदि B की सक्रिय मात्रा की बात करते हैं तो B की सक्रिय मात्रा को हम कैसे दर्शाएंगे बेटा? बड़ा ब्रैकेट लगा करके B से दर्शाएंगे। तो B की सक्रिय मात्रा होगी B के मोलों की संख्या और उस पूरे पदार्थ के जिसमें ये B घुला हुआ है उसके आयतन, किसमें? लीटर में। बेटा ये वाला फॉर्मूला आपने मोलरता में भी पढ़ा होगा, तो इसका सीधा सा मतलब है यहां पर B की सक्रिय मात्रा का मतलब हुआ B क्या होता है, N क्या होता है? N होता है मोल, मोल होता है W/M, और चूंकि ये B का है तो ये भी B का होगा। आयतन लीटर में है तो आयतन को V से दर्शाते हैं। अगर मैं इसको ml में ले लूं तो फॉर्मूला क्या होगा? 1000। आपने इस फॉर्मूला को पढ़ा है मोलरता में, आप समझ सकते हैं कि सक्रिय मात्रा एक प्रकार से मोलरता है। तो किसी भी पदार्थ की मोलरता कितनी है, किसी पदार्थ में उस पदार्थ की कितने मोल उपस्थित हैं, इस बात को दर्शाने के लिए सक्रिय मात्रा या एक्टिव मास सांद्रता का उपयोग करते हैं। यहां पर क्या क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर WB जो है वो है B यानी कि विलेय, या जिस पदार्थ की मात्रा की बात कर रहे हैं B का द्रव्यमान। अब यहां भैया चूंकि विलयन नहीं पढ़ रहे हैं तो विलेय विलायक की बात नहीं करते हैं, यहां पर सीधे B की बात करते हैं, B का द्रव्यमान। यहां पर MB यानी कि B कोई पदार्थ है उसका आणविक द्रव्यमान। इसी तरह से हम V की बात करते हैं तो कुल आयतन, ये सभी सक्रिय मात्रा कहलाता है B का। अब आगे चलें, हम बात करते हैं एक्टिव मास के बारे में। बात हो गई, हमने इसको पढ़ लिया। अब अभिक्रिया की दर के बारे में बात करते हैं। किसी अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो इसकी परिभाषा सिंपल है, इकाई समय में या इकाई समयांतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की सक्रिय मात्रा में परिवर्तन या मोलर सांद्रता में परिवर्तन उसकी सक्रिय मात्रा कहलाती है। किसी भी अभिक्रिया की सक्रिय मात्रा अभिक्रिया की दर क्या होगा? इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को हम कहते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को बेटा हम दर्शाते हैं R से।
तो अभिक्रिया की दर क्या होने वाला है, अर्थात हम इस परिभाषा के अनुसार हम लिखते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होगी किसी अभिक्रिया की, अभिक्रिया की दर को आर से दर्शा रहे हैं तो मैं यह आर बराबर, चूंकि बहुत लंबा लिखा जाएगा मैं इसलिए यहां पर आर से अलग से लिख रहा हूं, आर बराबर अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन बाय समयांतराल। अब इस जगह पे एक चीज देखिए, R इज इक्वल टू, अभिकारक को हम रिएक्टेंट कहते हैं, तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, हमेशा घटती है, इसलिए डेल्टा माइनस डेल्टा अभिकारक की सक्रिय मात्रा क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है तो बेटा पहले अभिकारक होता है फिर उत्पाद बनता है। अभिकारक को R से दर्शा रहे हैं, R मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद P मतलब प्रोडक्ट, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, यानी माइनस बाई डेल्टा T, T में परिवर्तन, समयांतराल को T परिवर्तन कहेंगे। अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता को, सांद्रता मतलब ब्रैकेट में लगाए यानी सक्रिय मात्रा हुआ, परिवर्तन को हम डेल्टा से दर्शाएंगे। या हम लिख सकते हैं उसी अभिक्रिया के लिए कि कोई उत्पाद है तो उत्पाद की सक्रिय मात्रा में परिवर्तन, उत्पाद की सक्रिय मात्रा में परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, बाय डेल्टा टी। ये छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है आपके लिए, तब जाकर के आपके लिए आसान होगी पूरी बातों को समझना। माना एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आधार मान करके उस अभिक्रिया की दर कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। माना कि अभिक्रिया एक अभिक्रिया है मेरे पास, और अभिक्रिया है अभिकारक A, अभिकारक B, उत्पाद C और D बना। अब इस जगह पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर मैं कहता हूं कि इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो अभिक्रिया की दर R इज इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, एक्टिव मास ऑफ A। अब इसकी सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, माइनस क्या होगा, डेल्टा, तो माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। अगर मैं B को आधार मानूं तो क्या होगा, ये भी उत्पाद है इसलिए माइनस, सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B बाई डेल्टा T। अगर मैं उत्पाद को लेके चलूं तो क्या कहूंगा, ये पॉजिटिव है क्योंकि बढ़ती जाती है तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी, तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C बाई डेल्टा T। इसी तरह से इसके लिए मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, डेल्टा D। तो आपने कुछ कुछ चीज़ों को समझा है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखें। अभिकारक की सांद्रताओं के साथ माइनस लगेगा और उत्पाद की सांद्रताओं के साथ प्लस लगेगा, यानी प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा देखें, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कैसा हुआ, निगेटिव हुआ, तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A बाई डेल्टा T। इस तरह से हम अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं। मैं पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं आपके पास, आपको दूसरा एग्जाम्पल भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसी का चलते हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण दूसरा, अभिक्रिया है, मान लेते हैं अभिक्रिया, मान लेते हैं मेरे पास अभिक्रिया है A और 3B है। A है एक संख्या में, B है 3, और ये बन जाता है 4C बोल लेता हूँ, कुछ भी उत्पाद बना, और D जो है चलिए 5 है। तो इस जगह पर इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो अभिक्रिया की दर माइनस इनको लेके चलूंगा तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन A बाई डेल्टा T। लेकिन अगर मैं B के लिए बात करूं तो क्या होगा, माइनस तो होगा लेकिन ये संख्या जो होगा 1/3 हो जाएगा, ऐसे ही होना है। सांद्रता के परिवर्तन को भाग देना रहता है, तो सांद्रता परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा B बाई डेल्टा T। अब इसको आधार मानूं तो क्या होगा,
1/4, ये तो होना ही होना है। और क्या होना है, इसके परिवर्तन के लिए डेल्टा सी। अब यहाँ पर सर पॉजिटिव लगेगा कम निगेटिव, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है इसलिए इसके लिए मान हमेशा पॉजिटिव होगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाई डेल्टा टी। इसी तरह से इनको लेके चलूंगा तो क्या होगा, माइनस नहीं प्लस, तो ये हो जाएगा 1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बाई डेल्टा टी। इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम आगे कर सकेंगे। तो एक बात समझ में आया, इकाई समयांतराल में मोलर सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं और अभिक्रिया की दर को आर से दर्शा रहे होते हैं। इस तरह से आपको किसी अभिक्रिया को देख करके अभिक्रिया दर समीकरण आपको लिखने आना चाहिए। तो दर समीकरण ये है। चलते हैं आगे। ताक्षणिक दर, ये शब्द का उपयोग होगा, तो ताक्षणिक दर क्या है उसे समझें। ताक्षणिक दर यानी किसी क्षण यानी किसी समय पर वेग में जो परिवर्तन होता है, यानी अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसको हम ताक्षणिक दर कहें। तो यहां पर कहा जाता है किसी क्षण में अभिक्रिया की जो वेग होगी उस क्षण अभिक्रिया की दर ताक्षणिक दर कहलाएगा। और इस बात को दर्शाने के लिए हम डेल्टा जो लगा रहे थे ना बड़े परिवर्तन के साथ, ये छोटे परिवर्तन के साथ इसको लिखेंगे। चलिए मान लेते हैं इस चीज को। तो बोला है किसी क्षण अभिक्रिया के वेग को ताक्षणिक दर कहते हैं, और इसलिए यहां पर ताक्षणिक दर को भी हम आर से दर्शाते हैं। तो ताक्षणिक दर बराबर क्या होगा, माना अभिक्रिया क्या है, a + 2b गिव्स, मान लेते हैं 3c + 4d है। तो क्या हुआ, अभिक्रिया की ताक्षणिक दर बराबर, चूंकि उत्पाद अभिकारक है तो माइनस, और परिवर्तन को d ब्रैकेट में a/dt, फिर होता है बराबर -1/2, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा, इसकी संख्या को हम भाग देंगे, और ये b जो है वो होगा d एक्टिव मास ऑफ b/dt। इसके लिए क्या लिखा जाएगा बेटा, 1/3 और d एक्टिव मास ऑफ c/dt, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 1/4 d एक्टिव मास ऑफ d/dt। तो समीकरण कैसे लिखना है ये समझना बहुत जरूरी है। इस बात को ज्यादा शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार हमें पता चला। अतः ताक्षणिक दर हमें क्या पता चला, किसी अभिक्रिया की दर परिवर्तन dx/dt के बराबर होता है। ऐसा फॉर्मूला आपको देखने को भी मिलेगा। चले अब बात करता हूं यहां पर अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी। तो अभिक्रिया की दर के लिए आपने क्या लिखा था, आपको याद होगा, R = सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा एक्टिव मास बाई dt, यही तो लिखे थे आप। या यूं कहूं कि आपने लिखा था R = dx/dt, ये लिखे थे। अब ये बेटा इसकी इकाई क्या होगी, इसकी सक्रिय मात्रा की इकाई क्या है, सक्रिय मात्रा मोलरता है, और मोलरता की इकाई क्या होती है, ध्यान रखेंगे, मोल पर लीटर। अब ये है dt है, ये dx/dt। तो t जो है, t सेकंड है, समय की इकाई को होते हैं सेकंड, तो ये है सेकंड। तो हमारे पास इसकी इकाई क्या हो गई, मोल पर लीटर एंड पर सेकंड होगा। ये हमारा आंसर है। तो हमने लिखा सांद्रण पर सेकंड, यानी कि सांद्रता मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो हमने लिखा मोल प्रति सेकंड, ये है इसकी इकाई। और इस आधार पर अगर वो गैस होता तो सांद्रता में परिवर्तन को वायुमंडलीय बोला जाता, तो वायुमंडलीय पर सेकंड इसकी इकाई होगी। अगर गैसी अभिक्रियाएं हो तो, यानी अभिकारक गैस हो या उत्पाद गैस हो, ऐसी कंडीशन में हम दाब को उसकी सांद्रता के समतुल्य मानते हैं। इस छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम अगर आप जानेंगे तो इस विज्ञान को और भी ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। बेटा इस विज्ञान की सबसे बड़ी बात है, एक क्रमवार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा आसानी समझ में आता है, इसीलिए इधर उधर के चैट करने से अच्छा है पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, ये क्या है भाई? किसी अभिक्रिया की दर को बताने के लिए इस नियम का हम उपयोग करते हैं। क्या कहता है? किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी यहां पर दो बातें याद रखिए कि हमने अभिक्रिया की दर निकालने के लिए क्या किए थे? पहले अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन इकाई समांतराल में, ये देखे थे। यहां पर थोड़ा दूसरा देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये बोल रहे हैं। तो अब इस बात को एक एग्जाम्पल के तहत हम समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात क्या देखने को मिला हमें यहां पर? अर्थात हमें मिला इस परिभाषा के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर समानुपाती है अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के। अभिकारकों, यहां पर केवल अभिकारक को लिया जाए ना, अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समान। गुणनफल अभिकारकों के क्या सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम उदाहरण के आधार पर देखें तो क्या मिलेगा? अभिकारक मेरे पास A है प्लस अभिकारक मेरे पास B है और बनता है C और D। तब की स्थिति में अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक A की सक्रिय मात्रा गुणा अभिकारक B की सक्रिय मात्रा, ये होगा। तो R इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, ये मिलेगा। अब यहीं पर हम बात करते हैं, ये देख लीजिए, आप कुछ नहीं करना है, अभिक्रिया की दर समानुपात लगाना है, इसके सक्रिय मात्राओं को लिखना है। सक्रिय मात्रा सांद्रता को दर्शाता है, A की सांद्रता है, B की सांद्रता को दर्शा रहा है बेटा। ये नहीं कि मैं A को ब्रैकेट में लिख दिया, B को ब्रैकेट में लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा एक उदाहरण और देख लेते हैं। माना कि हमारे पास A और 2B है, भले 3C हो या 4D हो, कुछ भी हो, ये स्टैक्योमेट्रिक गुणांक है ना। तब इस स्थिति में अभिक्रिया की दर क्या होगी? इस नियमानुसार R समानुपाती अभिकारक A इंटू B की सक्रिय मात्रा, और ये अंक जो है इसमें स्क्वायर घात लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हुआ अभिक्रिया की दर। यहाँ पर समानुपातिक चिन्ह हटाए, K आया, इसको अभिक्रिया दर स्थिरांक कहते हैं, A इंटू B का स्क्वायर। तो यहाँ क्या चीज़ देखने को मिला? यहाँ पर एक नई चीज़ मिला, K क्या है? ये कहलाता है दर स्थिरांक। ये आगे जाकर के K कई बार मिलने वाला है आपको। तो ये अभिक्रिया दर स्थिरांक भी कहलाता है, मैं दर स्थिरांक लिख दिया हूं। तो ये है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। किसी रिएक्शन को देख करके उसके अभिक्रिया की दर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अभिक्रिया दर निकालने के हमारे पास दो तरीके हमने आपको बताया है, और दोनों तरीकों का आपको उपयोग करना होगा आगे के विज्ञान में, इसी विज्ञान में। चलते हैं। अब मैं बात करूंगा अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिकारकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। अभिक्रिया का वर्गीकरण, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? वेग के आधार पर। अभिक्रिया का वर्गीकरण वेग के आधार पर। अभिक्रिया का वर्गीकरण मतलब कोई अभिक्रिया धीमी गति से चलेगी, कोई अभिक्रिया तीव्र गति से चलेगी, कोई अभिक्रिया मध्यम गति से चलेगी। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, और अगला है मॉडरेट रिएक्शन। तो मैं इसको तीन भागों में आपके सामने बांट रहा हूं। तो पहला है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन यानी तात्क्षणिक दर। यानी अति तीव्र गति अभिक्रिया। दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन यानी अति मंद गति अभिक्रिया।
और अगला है मध्यम गति अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया इस प्रकार से आपके पास 3 प्रकार के हुए। कौन कौन सी गति है? अति तीव्र गति अभिक्रिया, मध्यम गति अभिक्रिया और अति मंद गति अभिक्रिया या मंद गति अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को एक एक करके परिभाषित करते हैं और उदाहरण की बात करते हैं। अति तीव्र गति अभिक्रिया क्या होगा? जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाए। वे अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है उन्हें हम ताक्षणिक दर या तीव्र गति अभिक्रिया कहते हैं। ये तीव्र गति अभिक्रियाएं जो होती हैं बहुत ही कम समय संपन्न होता है। ये आयनिक अभिक्रिया अभिकारकों में ये अभिक्रिया होती है। आयनिक यौगिकों में होने वाली अभिक्रियाएं अति तीव्र गति अभिक्रियाएं होती हैं। हम इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण की बात करते हैं। पहला, NaCl की अभिक्रिया में AgNO3 से कराता हूं, यानी दोनों के विलयन को आपस में मिलाता हूं, तो बहुत तेजी से ये Ag जो है Cl को लेकर के निकल जाएगा, AgCl बन जाएगा, प्लस Na जो है NO3 के साथ जुड़ जाएगा। ये श्वेत अवक्षेप बना लेता है तुरंत। ये बढ़िया एग्जाम्पल हो गया इसका। ऐसे ही पटाखे का फूटना बहुत तेजी से चलने वाली अभिक्रिया है। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया H2SO4 से करा के दिखाता हूं दूसरा एग्जाम्पल में। बेरियम क्लोराइड में H2SO4 मिला दो, डाइल्यूट H2SO4 मिला दो, तनु H2SO4, तुरंत ये BaSO4 के साथ मिलकर के BaCl2 ना, तो ये क्या बना लेगा? BaSO4 बना लेगा। मैंने कहा ना Ba किसके पास आ गया? SO4 के साथ। H बचा है 2 Cl बचा है, 2HCl बन गया। इसका भी श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? अति तीव्र गति अभिक्रिया होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है। अम्ल और क्षार की क्रिया भी तीव्र गति अभिक्रिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब पढ़ते हैं अत्यंत मंद गति अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा समय लेता है। बढ़िया सा एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। उदाहरण, आपने देखा होगा लोहे के ऊपर ऐसा नहीं रहता कि लोहा खरीद के लाया और लोहा जैसे आया हमारे पास और तुरंत जंग लग गया। वो धीरे 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 लगते रहता है। कई सालों में लोहा खत्म हो जाता है जंग लग करके। या तो क्या होता होगा यहाँ पे होता है लोहा, ऑक्सीजन, पानी सब मिल करके बनाता है Fe2O3.X टाइम H2O, यानी कि जंग बनाता है। आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसको हम जंग कहते हैं। इस तरह से ये क्रिया धीमी गति से होती है, तो यह अत्यंत मंद गति अभिक्रिया हुई। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसको मध्यम गति अभिक्रिया कह सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसको चलते हुए हम देख सकते हैं। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के टुकड़े डाल दिए हैं, तो जिंक धीरे धीरे रिएक्शन करते 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 वो दिखता है रिएक्शन होते हुए, गैस निकलते रहती और जिंक सल्फेट का निर्माण होते रहता है। ये मध्यम गति अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम मापन योग्य गतियों से कमरे के ताप पर होने वाली अभिक्रियाएं अति मंद गति अभिक्रिया कहलाता है। तो ये मंद गति अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल दे देता हूं। चलिए उदाहरण, तो वो क्या होगा मध्यम गति अभिक्रिया में? कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे इथाइल एसीटेट का CH3 COOC2H5, इसमें हम पानी मिला दें और इसको बॉईल करेंगे तो ये टूट जाएगा 2 भागों में। एक भाग इतना निकल जाएगा, एक भाग इतना निकल जाएगा। इसके साथ इसका OH आ जाएगा तो बन जाएगा CH3 COOH और बन गया C2H5OH। ये ऐसी अभिक्रिया है जिसके होने को आप पहचान सकते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात कर रहा था मैं, उसे भी बता देता हूँ। जिंक धातु का ठोस लेकर के इसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया। ये जिंक और SO4 मिलकर के बनाएगा ZnSO4
प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया। यही है अभिक्रिया, जिंक सल्फेट का निर्माण होना। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी अभिक्रिया की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, कैसे घटाएं, अगर हम उनके कारकों को जान लें कि कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके पास आएंगे। तो इसलिए आप समझ लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे सरल भी है, ये थ्योरी है, ये ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या होने वाला है इसको जरा समझेंगे। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है, कौन कौन से कारक प्रभावित करता है? अभिकारक की सांद्रता, ताप, प्रकृति, क्षेत्रफल, दाब, विकिरण और उत्प्रेरक, ये सारी चीज अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक हमारा है यहां पर अभिकारक की सांद्रता। याद रखना, छोटी सी बात बता रहा हूं, जितना सांद्रता अधिक होगा अभिकारकों का, अभिक्रिया की दर उतना ही अधिक होगा। अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। तो क्या बोला? सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, बढ़ती है। ये किस अनुसार हम बात कर सकते हैं? द्रव्यानुपाती का नियम भी कहता है अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया की दर उनके अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ते जाएगा, तेजी से अभिक्रिया होते जाएगा। अब बात कर रहे थे कि ताप का प्रभाव, किसी भी अभिक्रिया होते समय उस अभिक्रिया का ताप बढ़ा दें, उसको गर्म कर दें, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। एक मजेदार बात यह है कि हर एक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, मतलब जिस तापमान पर वो अभिक्रिया हो रही थी उसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी कर दें। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रिएक्शन हो रही है, अब उस अभिक्रिया को गर्म करोगे तो वो उसकी स्पीड जो है जितनी दर से चल रही थी उससे डबल हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। यानी 20 से 30 करेंगे, डबल हो गया। अब वो फिर 30 से अगर 40 डिग्री कर दें, फिर 10 डिग्री, तो वो जितना डबल हुआ था ना वो और डबल हो जाएगा। इस तरह से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। हर एक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, दुगुनी वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया की दर लगभग दुगुनी हो जाती है। अभी एक बात और समझने वाली बात है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया घटता है और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अब ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें क्या होता है, गर्मी निकलता है, गर्मी निकलता है, गर्मी निकलता है। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें जो ठंडा होता है, ठंडा होता है, गर्मी लेता है, गर्मी लेता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्माक्षेपी है, जिसको जो अभिक्रिया हो रही है और उस टाइम में गर्मी निकलता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ठंडा करना पड़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। लेकिन जो ऊष्माशोषी है, जिसको अभिक्रिया होते समय ऊष्मा लेता है, ठंडा होने लगता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को गर्म करेंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ये दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर बात करता हूं मैं अभिकारकों का क्षेत्रफल। अभिकारकों के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लें। कुछ ऐसे सोच लें कि इतने बड़े बड़े कोयले का आप ले लिए, कोयला ले लिए, उसको जलाने लगे हो आप, उसको जलने में बहुत तकलीफ होता है, धीरे धीरे जलता है। लेकिन अगर वही कोयले को बारीक पाउडर में पीस लो या छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और फिर जलाओ, वो तेजी से जलने लग जाता है। लकड़ी में भी देखो, बड़े बड़े लकड़ी गट्ठर होते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, एक साथ जलाने की कोशिश कर तो धीरे धीरे जलता है। लेकिन अगर आप उन लकड़ियों को अच्छे से छील दो, है ना, छील दो, और उसके छिलन को निकाल करके जलाओगे तो तेज़ी जल जाता है। आपने देखा होगा घास जो रहती है उसको जलाते बहुत तेज़ी से जलती है। हाँ, तो ये है कि तुरंत के कौन जलेगा, जिसमें वो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल अधिक होगा। अब कैसे मतलब हुआ, इतना बड़ा कोयला है, उसका क्षेत्रफल जो होगा उसके ऊपर का सरफेस का क्षेत्रफल होगा। तोड़ दिए तो नए और क्षेत्रफल बन जाते हैं, और तोड़ दिए तो और नए क्षेत्रफल बन जाते हैं। तो जितना ज़्यादा फैलेगा, जितना ज़्यादा उसका सतह का क्षेत्रफल होगा अभिकारकों का, अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज़ी से होगी। तो यही बात हम बता रहे हैं कि बड़े कण वाले, छोटे आकार वाले कण बड़े कण आकार वाले कणों की तुलना में अधिक तीव्रता से रिएक्शन करते हैं। तो कौन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है? छोटे आकार वाले कण। इससे क्या होगा, उसका सरफेस बढ़ जाता है। जैसे लिखा गया, लकड़ी के छिलके या पतले टुकड़े अधिक सतह उत्पन्न करता है या अधिक सतह क्षेत्रफल बनाता है, जिसके कारण गट्ठर की तुलना में वो जो छिलन है वो तेजी से जलने लगते हैं। एक एग्जांपल वही है, वो रिएक्शन ही तो है क्या, लकड़ी का जलना। विषमांग अभिक्रियाओं की तुलना में समांग अभिक्रिया अधिक तेजी से संपन्न होती है, ये भी ध्यान रखें। अब समांग विषमांग का क्या मतलब हुआ? विषमांग मतलब ठोस और द्रव के बीच होने वाला, ठोस और द्रव, तो दोनों द्रव और ठोस अलग दिखता है,
ये धीमी गति से होगी। लेकिन अगर दो द्रवों का रिएक्शन कराओगे तो ज़्यादा तेजी से होगा। यानी नमक का विलयन और AgNO3 का विलयन दोनों को मिलाएंगे, समांगी विलयन बन जाता है, तेजी से रिएक्शन होगा। तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है जब क्या हो, समांगी अभिक्रिया होगी। रासायनिक प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति उसकी नेचर पर भी निर्भर करता है। अब मैं बोलूँगा सोडियम धातु को पानी में डालता हूँ तो आग लग जाता है, लेकिन लोहे को पानी में डालता हूँ तो आग नहीं लगता है। तो ये उसकी अपनी नेचुरल प्रकृति है, नेचुरल गुण है। तो गुण क्या हुआ जरा समझेंगे। प्रकृति पर निर्भर करना, हर एक पदार्थ की अपनी प्रकृति होती है, अपनी नेचुरल गुण होता है। यहां पर रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध टूटते हैं तथा उत्पादों के बीच बंध बनते हैं। तो बंध टूटने और नए बंध के बनने की प्रक्रिया के समय बंध टूटने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, आसानी से टूटेगा, बंध दुर्बल होगा, आसानी से टूटेगा, और बनने वाला जो बंध होगा वो ज्यादा प्रबल होगा, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो यही बात बोला गया है, बंध की प्रकृति और सक्रिय ऊर्जा में अंतर होने से अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। मैंने क्या कहा, बंध, दुर्बल बंध से स्ट्रांग बंध बन रहा है तो तेजी से अभिक्रिया होगी, स्ट्रांग बंध से दुर्बल बंध बन रहा है तो अभिक्रिया की दर धीमी गति से होगी। दूसरा, सक्रिय ऊर्जा अगर कम होगा तो तेजी से अभिक्रिया होगा, सक्रिय ऊर्जा ज्यादा होगा तो अभिक्रिया की दर धीमी हो जाएगी। ये चीजें याद रखना है और आगे जाकर के इसका डिटेलिंग भी है आपके पास पढ़ाई में। अब बात करता हूं विकिरण। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो विकिरण से प्रभावित होती हैं। विकिरण यानी प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाएं बहुत ही तेजी से संपन्न होती हैं। मैंने क्या कहा, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न होती है। एक सिंपल सा एक रिएक्शन की बात करता हूं मैं। चलिए, आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में क्या करता है, प्रकाश को ग्रहण करके, प्रकाश ऊर्जा है उसे ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। यह क्रिया क्या है, प्रकाश अगर नहीं आएगा, जिस दिन धूप नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होती है। तो ये एक कैसी अभिक्रिया हुई, एक विकिरण से होने वाली अभिक्रिया हुई। तो जितना तेजी से धूप आएगा उतनी तेजी से फिर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा, ऑक्सीजन गैस और भोजन का निर्माण होगा। तो ये अभिक्रिया का होना। कुछ उदाहरण के बारे में बात करता हूँ। एक बढ़िया सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर यह अभिक्रिया अंधेरे में हुआ तो मंद गति अभिक्रिया होगी, मंद गति से चलेगी ये रिएक्शन। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया मंद गति से होती है जब अंधेरे में होगा। सेम रिएक्शन अगर प्रकाश में होगा, दो HCl ही बनेगा, परंतु तीव्र गति होगी अभिक्रिया, तेजी से होगा अभिक्रिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं अभी फिलहाल। और भी एग्जाम्पल के लिए पुस्तक देखिए एक बार। हम एक बार रिवीजन जरूर कराए रहे हैं, इसलिए कि रिवीजन होने से एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें होता है। अब ध्यान रखना बेटा कि उत्प्रेरक का प्रभाव। कुछ उत्प्रेरक की कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेजी से होने लगता है। तो वो इस तरह से उत्प्रेरक नहीं लेने पर अभिक्रिया की दर धीमी रहेगी, उत्प्रेरक लेने पर बढ़ जाती है। तो उत्प्रेरक क्या है, कैटलिस्ट कहते हैं जिसको। तो ऐसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक में एक एग्जाम्पल बताता हूं, उदाहरण हैबर विधि में। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन NH3 का निर्माण होता है। ये लीजिए,
अगर मैंने इसके लिए आयरन लिया तो आयरन यहां पर एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक एक्चुअली अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उत्प्रेरक अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, इसलिए अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। मैंने सिर्फ उतनी ही बातें लिखा है जितने को लिखना अनिवार्य है। सब कुछ तो लिखने से होगा नहीं, लेकिन जितना लिखेंगे उतने में ही आपको पूरे मार्क्स आपके साथ आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए इतना तो कम से कम आप लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है बेटा हर चीज़ का, तो उतने में जाएंगे तो फिर वन शॉट तो कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत सारी बातें पढ़ना है। अगला है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है। जब अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव कब पड़ता है? जब अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव पड़ता है, जब जिसमें अभिकारक या उत्पाद गैस हो, यानी कि अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, तभी दाब का प्रभाव पड़ेगा। दाब का प्रभाव कैसे पड़ेगा? दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। N2 गैस है, 3H2 गैस है और अभिक्रिया हुई 2NH3 बना। अगर हम दाब के साथ पूरा रियल संबंध देखें तो क्या देखेंगे? अगर अभिकारकों का आयतन देखें, 1-3 = 4 और यहां पर उत्पाद का आयतन देख रहे हैं हम 2, तो क्या देख रहे हैं? 2 से 4 से 2 आयतन हो रहा है, यानी दाब बढ़ाएंगे। कभी भी देखो दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है, हमेशा याद रखना। ये भी गैस है। आपने 11th की क्लास में साम्यावस्था पढ़े होंगे और इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है ली-शादिली के नियमानुसार। अगर कोई अभिक्रिया हो रही हो, अभिकारक और उत्पाद दोनों ही गैस है, अगर उनके बीच में किसी तरह का साम्यावस्था स्थापित होता हो, तो उस स्थिति में दाब लगाने पर अभिक्रिया उस दिशा में गति करेगा जिधर आयतन कम हो। अब देखिए इसका आयतन VR यानी कि अभिकारकों का आयतन 4 है, VP अर्थात उत्पादों का आयतन 2 है। ज़्यादा से कम दाब बढ़ाते, कभी भी किसी सिलेंडर में भरा हुआ गैस है उस पर अगर आप दाब लगाओगे तो उस गैस का आयतन कम हो जाएगा। तो गैस पर दबाव लगाओगे तो आयतन कम होता है, तो दाब लगाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगा जिधर आयतन कम होगा, इधर से उधर, यानी कि उत्पाद अभिकारक से उत्पाद की ओर दाब लगाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगा। ये छोटी छोटी बातें हम जानें और उनकी गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें याद होगा। बहुत सारी बातें हैं पढ़ना, इसलिए हमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि मेहनत हमें करना ही होगा। अब एक बात बताता हूं बेटा, चलो बच्चों इधर उधर बात ना करें, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी बातों को एक एक बार बता दूं ताकि आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकें। ये क्लास इसलिए नहीं है कि मजा लेने के लिए बैठा हो यार, को मजा लेने की थोड़ी बैठे मेरे भाई। हमें मजा ले लेके बर्बाद नहीं करना अपना समय, हमें यहां पर पढ़ाई को मजेदार बनाना जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि सिर्फ मजा लेते रहें और पढ़ाई को छोड़ दें, है ना। तो ये ऐसा ना करें, और आपस में चैट जो कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो थोड़ा रुकें भाई। चैटिंग करना चलो ठीक है, सही है, लेकिन अति से चैटिंग करोगे तो ध्यान वहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, जो चाहे करें, हमारा काम है आपको क्लास देना। बेटा एक शब्द आता है अणुसंख्यता। अणुसंख्यता को एक दूसरा नाम से जाना जाता है आणविकता। और दूसरे नाम से जाना जाता है मॉलिक्यूलरिटी। अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है किसी अभिक्रिया को जब आप देखते हैं तो आपको क्या नजर आएगा। चलिए, कोई अभिक्रिया है, मॉलिक्यूलरिटी की मैं परिभाषा छोटा सा मैं दे देता हूं आपको समझने के लिए, लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो ये ज़्यादा आसानी समझ में आता है। अणुसंख्यता है क्या चीज़, कोई अभिक्रिया कराओगे तो पता चल जाएगा। चलो देखते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता से तात्पर्य अभिक्रिया में क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है जो आपस में टक्कर करके अभिक्रिया
कराते हैं या अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया हो, अभिक्रिया को संतुलित कर दें, संतुलित करने के बाद अभिकारकों की जो स्टैक्योमेट्रिक गुणांक का योगफल होगा उसकी अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहेंगे। उदाहरण, जैसे N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी है? कुछ नहीं, देखो यार, कितने अभिकारक जरूरी है इस अभिक्रिया को करने के लिए? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो सीधा सा मतलब है भैया, अणुसंख्यता 1-3 = 4 हुआ। इसमें कोई दिमाग लगाने की चीज थोड़ी है। इसलिए तो बोला है कम से कम कितने अणु आपस में टकराएंगे कि अभिक्रिया हो जाए। एक N2 और 3 H2 टकराएगा तभी पॉसिबल है यह अभिक्रिया होना। तो इसका मतलब हुआ अणुसंख्यता क्या हुआ? अणुसंख्यता हुआ 4। एक एग्जांपल और देख लो यार, देखें, NaCl प्लस AgNO3, अभिक्रिया हुआ AgCl और NaNO3, ये हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक अणुसंख्यता इस अभिक्रिया की क्या होगी? इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता हुआ एक Na और एक AgNO3 यानी कि 2। तो अभिक्रिया को देखो अणुसंख्यता बता सकते हो, और भी बता सकता हूं। चलो एक आध एग्जांपल और दे देता हूं। चलिए एक उदाहरण तीसरा देख लेते हैं। CH3COO C2H5। बेटा इस जगह पे मैं कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए मत बोलना सर मेरे को रिएक्शन समझ में नहीं है। ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहां पर बता रहा हूं कि किसी रिएक्शन को देख करके किन किन चीज़ों को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर अणुसंख्यता ज्ञात करना। एक रिएक्शन ये है हमारे पास, ये बन गया CH3COOH प्लस C2H5OH बना लिया। यहां पर इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता होगी 1-1 यानी कि 2। तो किसी भी अभिक्रिया को देखो, अभिक्रिया की अणुसंख्यता बता सकते हो। बस इतना सिंपल सा चीज है। अब बात करूंगा अभिक्रिया की कोटि। हाँ बेटा, मॉडल पेपर मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा, आप परेशान मत होइए, है ना। नेक्स्ट क्लास से आप होगा तो मॉडल पेपर ही लेके आऊंगा 2025 का, यूपी बोर्ड का, फिर उसके बाद बिहार बोर्ड का, उसके बाद ऐसे ही करते करते लाते जाऊंगा, है ना। तो अलग अलग बोर्ड का लाऊंगा फिर, है नहीं। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, वन शॉट में ही पूरा क्वेश्चंस करा दूंगा जितना पॉसिबल हो सकेगा। तो आप देख लीजिएगा जरूर उसको। चलो आगे चलते हैं। चलिए, अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि को विशेष तौर पे हम क्या करें, परिभाषित करते हैं। अब अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने का तरीका क्या होगा उसे भी हम समझ लेते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि को हम एकदम सिंपल शॉर्ट में बात करेंगे, उससे अच्छा है कि उन बातों को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात है, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया जाता है। थोड़ी परिभाषा को दूसरे तरह से लिख देता हूं। प्रेक्षित दर समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाए जाने वाले घातों का योग अभिक्रिया की दर कहलाएगा। अब मैं यहां पर दिखाता हूं उदाहरण। माना कि अभिक्रिया A plus B plus C gives प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में जाने से पहले इसकी संख्या की बात करते हैं। हो सकता है ये इनकी संख्या A है, ये इसकी संख्या B है, इसकी संख्या C है। जैसे 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना अभिक्रिया लिखते समय, तो प्रेक्षित दर समीकरण क्या होगा? जो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में पढ़े थे, आपको याद होगा, अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारकों के सक्रिय मात्रा, अभिकारक A की सक्रिय मात्रा, इसकी घात को A लिखेंगे, इस पर B की सक्रिय मात्रा घात B है, C की सक्रिय मात्रा घात C है। तब हमारे पास हो जाएगा R = K अभिकारक A, अभिकारक B एंड अभिकारक C।
अब यहीं पे बात करते हैं बेटा ABC, तो हमारे पास हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा? हमने लिखा प्रेक्षित दर समीकरण ये है। प्रेक्षित दर समीकरण में जो सांद्रण पद है ABC है, के पर लगाया गया घात क्या है? ABC है, तो ये है A प्लस B प्लस C, इन्हीं के योगफल को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या लिखा है? प्रेक्षित दर समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया गया घात, प्रेक्षित दर समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया गया घातों का योगफल अभिक्रिया की दर कहलाता है। यहां पर सिद्ध हो गया। इसको थोड़ा सा और देखें तो इतना याद रखना जरूरी है, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों की अनुसंख्यता है जो अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, तो सिंपल हम बातों में कर लेते हैं इस चीज को। चलिए कुछ उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला, NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया में बनेगा NaGCl प्लस NaNO3 बनेगा। इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता हमने पढ़ा था, तो अणुसंख्यता कितनी है? अणुसंख्यता है 2, 1 धन 1। कोटि कितना होगा? तो कोटि निर्धारित करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक NaCl की सांद्रता, अभिकारक AgNO3 की सांद्रता पर बात करते हैं। R इज इक्वल टू K NaCl और AgNO3। तब हमारे पास इसकी कोटि क्या होगा? कोटि होगा अभिक्रिया की कोटि, जिसको n से दर्शाते हो, ये होगा। देखो बेटा, इस पर घात 1 है, इसमें घात 1 है, तो 1 धन 1 बराबर 2। ये दोनों में 2 ही है, लेकिन एक ऐसी अभिक्रिया बताऊंगा जिसमें अभिक्रिया की कोटि कुछ और होगा। दूसरा उदाहरण पे चलते हैं। N2 प्लस 3H2 उत्प्रेरक है, ये Fe क्या है? उत्प्रेरक। तो यहां पर देखना क्या मिलेगा? 2NH3। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं जिसमें उत्प्रेरक होता है? तो अणुसंख्यता क्या होगा? अणुसंख्यता होगा अभिकारक N2 एक बार है, हाइड्रोजन 3 बार है, बराबर 4 होगा। दूसरी बात है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो यहां पर दर समीकरण क्या होगा? प्रेक्षित दर समीकरण क्या होगा? तो प्रेक्षित दर समीकरण में लिखता हूं, प्रेक्षित दर समीकरण लिखेंगे तो R समानुपाती अभिकारक N2 इंटू H2 की सक्रिय मात्रा का घात 3। क्यों ऐसा है बेटा? लेकिन यहां पर देखें, जब उत्प्रेरक रहेगा ना, तो ये घातों को 3 और 2 नहीं लिखना। यहां पर घात है 0, यहां पर है घात 1। तो इस तरह से R इज इक्वल टू K, यहां पर घात है। अब घात 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है, 1। चलो यहां पर ये घात है 0, 0, इसका मतलब है अभिक्रिया की कोटि कभी भी आपको अभिक्रिया की कोटि जिसमें भी उत्प्रेरक रहेगा उसकी अभिक्रिया की कोटि हर बार 0 होगा, याद रखना। चाहे किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में या विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया की कोटि 0 होती है। अणुसंख्यता जो भी हो, लेकिन कोटि हमेशा 0 होगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। ये जल अपघटन की प्रक्रिया कहलाती, जल के साथ बॉईल कर रहे हैं, तो जब जल लिया जाएगा तो अधिक मात्रा में लेकर के बॉईल किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? ऐसी अभिक्रियाओं में अणुसंख्यता अणुसंख्यता 2, 1 धन 1, 2। कोटि मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, कोटि इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण होगा। या अगर प्रेक्षित दर समीकरण लिखना चाहें तो ऐसे कैसे लिखेंगे? प्रेक्षित दर समीकरण R समानुपाती, वैसे तो K आएगा, हटाओगे तो लिख देता हूं डायरेक्ट, K CH3 COO C2H5, और ये 0 होगा, लेकिन इसके लिए घात,
नहीं नहीं नहीं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसकी कोटि शून्य होगा, तो ये एक होगा, इसकी घात शून्य। तो इसका मतलब है ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करेगा। जिसकी मात्रा अधिक होगी, अधिक मात्रा में है ये पानी, तो ये कोटि को प्रभावित नहीं करेगा, सो अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करेगा, सो कोटि इस कारण शून्य होगा। तो यहाँ पर कोटि क्या मिला हमें, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि को n से दर्शाते हो बेटा आप लोग, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हुआ, अभिक्रिया की कोटि हुआ 1 + 0 = 1। तो अब कुछ जगहों पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अभिक्रिया की कोटि, इस बात को जरूर ध्यान रखना होगा आपको। चलो, तो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में यानी आणविकता में अंतर को थोड़ा समझ लें। हमेशा याद रखना, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक संख्या भी हो सकता है। क्या बोले भिन्नात्मक, मतलब दशमलव वाली वैल्यू हो सकती है, पॉइंट वाला, भिन्नात्मक संख्या भी हो सकता है, लेकिन अणुसंख्यता हमेशा पूर्ण संख्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होगा। दूसरी बात है कि कोटि जो शून्य भी हो सकती है, अभी आपने देखा था कोटि शून्य होगा, लेकिन अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि शून्य है तो फिर अभिक्रिया कहाँ हो रही है, अभिकारक मिल ही कहाँ रहे हैं, अभिकारक जितने अभिकारक मिलते हैं तभी तो अभिक्रिया होगी। इसलिए कोटि कभी भी शून्य हो सकता है, लेकिन अब अणुसंख्यता अणुओं को टकराना होगा तभी तो रिएक्शन होगा, तो वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। फिर इसी तरह से बात करता हूँ, अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जो सांद्रता के वेग को निर्धारित करती है। अभिक्रिया की वेग को, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि वह संख्या है, अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करती हैं या निर्धारित करती हैं। लेकिन यहाँ पर जितने अभिकारक भाग लेते हैं वही है, भाग लेने वाले की संख्या ही अणुसंख्यता होता है। इसे केवल प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जबकि इसे रिएक्शन अभिक्रिया को देख करके ही निर्धारित कर सकते हैं, अभिकारकों की संख्या को देखकर ही हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बेटा जो इस विज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ये होता है क्या चीज़, इस चैप्टर का हमें, जब मैं वन शॉट की बात कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ इतना कहूँगा, इतना पढ़ने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप हड़बड़ाएंगे नहीं। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करने के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। पहला, अभिक्रिया की कोटि को हम कुछ इस तरह से अनुमानित कर सकते हैं। पहला, जिसकी मात्रा बहुत अधिक हो, जैसे वो पानी वाला बताया था, ऐसे वो क्या लिखा है, अधिक हो तो उनकी मात्रा में कुछ परिवर्तन के, मतलब सीधी सी बात है, वो कोटि का निर्धारण नहीं करता। जिसकी मात्रा अधिक हो वो कोटि का निर्धारण नहीं करता, सीधा सीधा बात है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। दूसरा, उत्प्रेरक अगर उपस्थित होगा तो अभिक्रिया की कोटि हमेशा शून्य होगी। उत्प्रेरक या विकिरण, विकिरण यानी प्रकाश। ये थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट हमने देखा है। आप कोटि संबंधित कुछ बातों को ध्यान रखिए। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, अपूर्णांक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। फिर बात करता हूं मैं यहां पे कि ये मंदगति पद, एक से अधिक पदों में अभिक्रिया हो तो अभिक्रिया की कोटि को मंदगति पदों से निर्धारित किया जाता है। तीन बातें, अभिक्रिया की कोटि जो है शून्य, पूर्णांक, अपूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है। इसे प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। और ये अगर एक अभिक्रिया कई पदों में संपन्न हो रही हो तो जो पद सबसे मंद गति में होता है उसी पद का जो कोटि होता है उस अभिक्रिया की कोटि मानी जाती है। छद्म एक अणुक अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया देखने में तो वो द्वितीय या तृतीय या अन्य कोटि का लगता है, पर होता है केवल एक कोटि की अभिक्रिया। इसको कहा जाता है छद्म एक कोटि की अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उदाहरण, CH3 COO C2H5
प्लस H2O, इसकी मात्रा अधिक होती है, जैसे कि मैंने बताया था, जल अपघटन कराते हैं। तब इसमें टूट जाता है। जिसकी मात्रा अधिक है कोटि को निर्धारित नहीं करता है, लेकिन अणु संख्यता क्या हुआ इसका? अणु संख्यता इसका 2 1 धन 1। कोटि क्या हुआ? कोटि हुआ, ये तो निर्धारित नहीं करेगा, ये 1 है तो 1 कोटि 1। तो ऐसे अभिक्रियाओं को देखने से तो 2 लग रहा है, लेकिन होता 1 है। इसको बोलते हैं छद्म कोटि। छद्म मतलब झूठा। तो अभिक्रिया का प्रेक्षित दर समीकरण क्या होगा? तो R इज इक्वल टू K ये, ठीक है। अब चलता हूं मैं वेग निर्धारक पद। ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आपके यहां, वेग निर्धारक पद किसे कहेंगे? यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होता है, यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होता है, तो वह पद जो सबसे मंद गति से चलती है, उस पद को हम कहते हैं, यानी जो सबसे धीमी गति से चलने वाला जो अभिक्रिया होता है, जो पद होता है, उस पद को हम कहते हैं अभिक्रिया क्या निर्धारक पद या वेग निर्धारक पद। तो एक एक उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक उदाहरण देखें, एक अभिक्रिया है, उदाहरण ये कि भैया NO की क्रिया NO2 से कराते हैं, तो ये बनाता है NO2, 2NO2। एक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया संपन्न होता है, कई पदों में संपन्न होता है। क्रियाविधि देखते हैं, क्या क्रियाविधि है? यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होता है। प्रथम पद, ये 2 पदों में संपन्न होगा। तो प्रथम पद क्या है? NO प्लस NO, 2 आपस में मिलते हैं और बनाता है N2O2। ये पद जो है फास्ट होता है, बहुत फास्ट हो जाता है, तुरंत हो जाती है अभिक्रिया। लेकिन द्वितीय पद क्या करता है? N2O2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तब बनाता है NO2 2 बार। लेकिन ये कैसे चलता है? धीमी होती है, स्लो होता है। तो 2 पद रिएक्शन हुआ। तो जो स्लो रिएक्शन है ये वाला है, तो यही है दर निर्धारक पद। यह दर निर्धारक पद है। किस अभिक्रिया का? इस अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो यही हो रही है कि इनकी क्रिया से बना, लेकिन ये 2 पदों में हो रहा है। पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ। तो ये द्वितीय पद स्लो चलता है, इसकी वजह से अभिक्रिया की दर इस अभिक्रिया की स्पीड इस अभिक्रिया की स्पीड पर निर्भर करेगा, ना कि इस अभिक्रिया की स्पीड पर निर्भर करेगा। हमेशा जो पद स्लो रहता है उसी पर निर्भर करता है अभिक्रिया की स्पीड। तो बेटा आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया, उसके डेरिवेशन, प्रथम कोटि अभिक्रिया डेरिवेशन, आर्हेनिया समीकरण, ये सब पढ़ना होता है। अर्धायु काल पढ़ना होगा, इसके न्यूमेरिकल्स करना होगा। मैं चाहता हूं कि आज जितना समय आपने दिया इस पे पूरा प्रैक्टिस कर लें। तो एक और प्रैक्टिस चाहिए, फिर यह चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 भागों में इस चैप्टर को 2 वन शॉट में कवर कर रहा हूं। तो ये पहला भाग है और दूसरा भाग नेक्स्ट, ताकि आप आराम से पढ़ सकें। बच्चों बस आज की क्लास इतना ही रखेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगर जिन बच्चों को मेरे कोर्सेस लेने हैं या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, इस नंबर पर हमें कॉल करें। मेरा नंबर यहाँ पर ध्यान दें, 9827497052 पर, 9827497052 पर। अगर जिन्हें मेरी क्लास पसंद है और वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, गहराई में पढ़ना चाहते हैं, आसानी से पढ़ना चाहते हैं, आसानी सीखना चाहते हैं, सरलता से सीखना चाहते हैं, वो मेरे क्लास के साथ आ सकते हैं। इस नंबर पर मुझे कॉल करें या व्हाट्सअप करें।
बहुत ही सिंपल फीस में ये पढ़ाई आपकी हो जाएगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।